हेलो स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, क्या आपने लाइफ में कभी शर्त लगाई है किसी के साथ? हाँ बिल्कुल ठीक, याद आया आपको कि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच शुरू होने वाला होता था, उससे पहले आप शर्त लगाते थे कि भाई इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतेगी, ठीक है ना। आपका फेवरेट हीरो सपोज कर लीजिए टाइगर श्रॉफ की मूवी रिलीज होने वाली है, तो उससे पहले आप शर्त लगाते हैं कि भाई वो 200 करोड़ का बिजनेस करेगी या नहीं करेगी। डैड से आपने शर्त लगाई होगी कि भाई आपने कहा होगा कि डैड हमें लैपटॉप चाहिए, तो आपके पापा ने बोला होगा कि भाई लैपटॉप तो मिल जाएगा लेकिन 10th के बोर्ड्स में कम से कम 90% मार्क्स आप लेके आओ। तो आपने डैड से शर्त लगाई होगी कि भाई हम 90% मार्क्स लेके आएंगे, हमें लैपटॉप आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो भाई ये शर्त आप लगाते रहते हो इस तरीके की। अब मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ, ज़रा देखिएगा ध्यान से, ये प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। ये एक बल्ब है और ये एक बैटरी है, ठीक है। इस बल्ब को मैं बैटरी से कनेक्ट करूँगा, ध्यान से देखिए, शर्त लगानी है आपको भाई। इस बल्ब को मैं ऐसे बैटरी से कनेक्ट करूँगा, ये तार और ये तार यहाँ से निकला, ये तार यहाँ से निकला, ठीक है। अच्छा, अब ये बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, ये मैं बता दूं आपको, और ये बैटरी 5 वोल्ट की है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जब मैं इस तार को आपस में टाई करूंगा, यानी इस सर्किट को क्लोज करूंगा, तो मेरी गारंटी है कि इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अच्छा, आप मुझसे शर्त लगाइए कि 1 एम्पियर का करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी कि सपोज करिए 100 रुपीज़ की शर्त लगाते हैं, तो अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे तो आप मुझे 100 रुपीज़ देना, और अगर नहीं फ्लो करेगा तो मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा। बताइए, शर्त लगाने को तैयार हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, कोई तैयार नहीं हो रहा है शर्त लगाने को, क्योंकि भाई देखिए, सबको मालूम है कि जब ये सर्किट क्लोज किया जाएगा तो करंट तो डेफिनेटली 1 एम्पियर ही फ्लो करेगा, जैसा कि मैं कह रहा हूं। यानी इसमें कोई इस एक्सपेरिमेंट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है, करेक्ट। तो इसमें आप शर्त नहीं लगाओगे। चलिए इस बात को पूरा कर लेते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा पूरा कर लेते हैं। इसको कनेक्ट करने से पहले मैंने देखिए एमीटर रख लिया है, और ये देखिए मैंने ऐसे कनेक्ट किया, और आप देख रहे हो कि एमीटर की रीडिंग वाकई जो है वो 1 एम्पियर है, करेक्ट। तो यहाँ ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, जबकि पिछले 3 जो मैंने सिचुएशंस आपसे बात की थी, चाहे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो, उसमें आउटकम अनसर्टेन था, और टाइगर श्रॉफ की मूवी का रिलीज़ होना हो, उसमें कितना वो बिजनेस करेगी ये अनसर्टेन था, ठीक है। इसी तरीके से आपका 90% लाना, ये भी अनसर्टेन है। लेकिन देखिए, वो 90% वाले सिचुएशन को मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूं। आपका 90% लाना अनसर्टेन तो है, लेकिन देखिए, आप बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, कायदे से मन लगाते हो पढ़ाई करने में, तो आप कह सकते हो कि काफ़ी हाई चांस है कि हमारे 90% आएंगे। दूसरी तरफ आपका एक फ्रेंड है जिसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, सोता रहता है, जब जगता है तो खेलने चला जाता है, तो ऐसे फ्रेंड के चांस 90% आने के बहुत कम हैं। आपसे भी बहुत 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 ज़्यादा मेहनती एक फ्रेंड है आपका, ठीक है ना, उसके चांसेस आपसे कोई पूछे 90% आने के या डैड से लैपटॉप मिलने के क्या हैं, तो आप कहोगे बहुत 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 ज़्यादा हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये कम्युनिकेशन गैप होना शुरू हो गया, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। तो ऐसी ही स्थिति में एक बार याद करो, क्लास 6th में टीचर्स ने आपको कुछ बताया था, जब मेजरमेंट का या डिस्टेंस का चैप्टर शुरू हुआ था, और टीचर्स ने आपसे पूछा होगा कि भाई बताइए कि स्कूल से आपका घर कितनी दूर है, तो कहा होगा कि सर बहुत दूर है, किसी ने कहा होगा बहुत बहुत दूर है, तो भाई बड़ा कन्फ्यूजन सा फैल गया होगा। तो टीचर्स ने आपको बताया होगा कि भाई इसको मेज़र करने के लिए डिस्टेंस की यूनिट मीटर का यूज़ किया जाता है। फिर उससे फ़ायदा क्या होता है कि स्कूल से घर तक का जो डिस्टेंस है वो मेज़र होके एक नंबर के फॉर्म में सामने आ जाता है, और फिर नंबर्स को कंपेयर करना इजी होता है। जैसे मान लीजिए 2000 मीटर या 2 किलोमीटर किसी का घर दूर है स्कूल से, उसके मुकाबले जिसका घर 5 किलोमीटर दूर है वो माना जाएगा बहुत दूर है, और जिसका घर मान लीजिए 40 किलोमीटर दूर है उसको तो कहा जाएगा बहुत बहुत दूर। तो देखिए, नंबर्स से हमें कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आसानी होती है, हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा सा एग्जैक्ट बन पाता है।
इसी टाइप का हम टारगेट हासिल करना चाहते हैं उन सिचुएशंस में जिसमें आउटकम अनसर्टेन होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिए, जैसे हम एक नंबर एसोसिएट करना चाहेंगे कि भाई किसी स्टूडेंट के 90% आने का चांस कितना है। उसका चांस 10% है, जैसे कि आपका वो साथी जो आलसी है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, या आप कि चांस जो है वो 80% है 90% मार्क्स आने का, या फिर को आपका वो साथी जो बहुत 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 मेहनती है, उसका चांस हो सकता है 99% है, 90% से ज़्यादा उसके मार्क्स आ जाएंगे। तो इस टाइप के नंबर्स एसोसिएट करने का काम हम लोग करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई शुरुआत में आप इन्हीं बातों को लिख लीजिए। There are various phenomena in nature leading to an outcome which cannot be predicted beforehand. ठीक है ना, तो सभी एक्सपेरिमेंट्स में आप खास बात देख रहे हो कि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में अगर पहले से ही प्रेडिक्शन 100% कॉन्फिडेंस के साथ कोई कर सकता है तो शर्त लगने वाली तो नौबत ही नहीं आएगी ना, वो तो सिचुएशन ही नहीं आएगी। तो ऐसे सारे फिनोमेना नेचर में जिसमें आउटकम कैनॉट बी प्रेडिक्टेड बिफोर हैंड, एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन, जैसे क्वाइन को हम टॉस करें तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, 100% सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे फिनोमेना को हम यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं, और स्टडी करके क्या हासिल करना चाहते हैं, जो किसी भी आउटकम के अकर करने का चांस है उसके साथ एक नंबर एसोसिएट करना चाहते हैं। और नंबर एसोसिएट करने का तो फायदा होता ही है, वो डिस्टेंस वाले एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो ही चुका है। वंडरफुल वंडरफुल, एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर। ये देखिए, एक सेंटेंस आपको और लिखना है, प्रोबेबिलिटी गिव्स अस ए मेजर ऑफ लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड का मतलब होता है चांस, ठीक है ना, लाइक्लीहुड दैट समथिंग विल हैपन। कोई चीज, कोई इवेंट अगर करेगा, इस बात का जो चांस है उसको एक नंबर देने की कोशिश करती है प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। तो ये देखिए, टॉसिंग ऑफ कॉइन की मैंने बात की थी। एक बार जरा आनंद ले लिया जाए सिक्के को उछलने का। हालांकि सब लोगों ने सिक्का कभी ना कभी उछाला होगा, क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले कैप्टन्स ने सिक्का उछाला होगा, लेकिन बाय चांस हमारे साथ कोई ऐसा साथी बैठा हुआ है जिसने ना आज तक क्रिकेट मैच खेला, कहीं कोई खेल कूद में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने सिक्का उछलते हुए नहीं देखा। तो भाई ऐसे लोगों के लिए मैं एक बार सिक्का उछालते हुए दिखा दूं। बाकी लोग क्या करें, थोड़ा गेस करने की कोशिश करें कि जब ये कॉइन उछलेगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, थोड़ा मजा आएगा आपको। चलिए भाई गैसिंग करें, देखें किसका गैस सही होता है किसका गलत। ये देखिए क्या आता है, हेड या टेल, हेड या टेल। ये हेड आ गया, देखिए हेड आ गया, हेड अकर्स। तो आप देखिए यहां पर दो पॉसिबल आउटकम्स थे, हेड और टेल। तो जो दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, मतलब सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं एक एक्सपेरिमेंट में, उनको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। और उस जो एक पर्टिकुलर जो हेड आया ना, उसको हम कहते हैं इवेंट हेड अकर्स। यहाँ पर जो एच आया था, इसको हम प्रोबेबिलिटी की भाषा में बोलेंगे इवेंट हेड अकर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं कायदे से लिखवाऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये आगे बढ़ने से पहले ओरिजिन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले ये आइडिया इंसान के दिमाग में कब और कैसे और क्यों आया कि हमें इस चांस के साथ एक नंबर एसोसिएट करना है, इसका फायदा होगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे पहले ये जो आइडिया आया था वो फ्रांस में एक नवाब थे, उनके दिमाग में आया था। और वो भी क्यों आया था, क्योंकि वो भी गैम्बलिंग के बहुत शौकीन थे। यहाँ पे लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी हैड इट्स ओरिजिन इन द गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस, गैम्बलिंग यानी कि जुआ को ही कहने का भाई थोड़ा शराफत वाला तरीका है, गेम ऑफ चांस। करेक्ट। तो लेकिन चलिए हम लोग गैम्बलिंग कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो गैम्बलिंग के बहुत शौकीन थे। अच्छा, वो चाहते थे कि वो गैम्बलिंग करते समय उनको पता चल जाए कि उनके जीतने का चांस कम है या ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, उसी हिसाब से वो पैसे लगाएं, और ताकि उनको ज़्यादा लॉसेस ना हो, फ़ायदा ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन थी। चलिए इनसे मिलते हैं ज़रा, इन नवाब से। ये देखिए नवाब साहब से मिल लीजिए। इनको फ्रांस में नोबल मैन कहा जाता है। तो ये गैम्बलिंग के बहुत शौकीन थे। अच्छा, जब ये काफ़ी परेशान हुए, इनको नहीं कुछ समझ में आया, तो इन्होंने, इनके एक मैथमेटिशियन फ्रेंड थे जिनका नाम था पास्कल। तो पास्कल को अपनी ये प्रॉब्लम भेजी कि भाई मेरा ये गेम है, पर्टिकुलर कार्ड का गेम खेलते थे, वो गेम का पूरा डिटेल भेज दिया। मैं आपको नहीं बताना चाहता, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, बस कहानी को शॉर्ट में सुन लीजिए कि भाई उन्होंने पूरा डिटेल पास्कल को भेज दिया। बोले भाई मुझे बताइए कि ऐसी सिचुएशन हो तो मेरे गेम के जीतने का चांस कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, मैं पैसा कितना लगाऊँ, इस टाइप की सिचुएशन। पास्कल को बहुत एक्साइटिंग लगा। उन्होंने कहा भाई अभी तक मैथ्स जो है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ की जाती थी जिसमें आउटकम 100%
कॉन्फिडेंस के साथ बता पाना पॉसिबल होता था। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सर्किट वाला, 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 100% कॉन्फिडेंस से हर कोई कह सकता है कि जो करंट फ्लो करेगी वो 5 वोल्ट अपॉन 5 ओम I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये 1 एम्पियर की फ्लो करेगी। तो सिंपल सी मैथ्स लगी, डिवीजन किया हमने, 1 एम्पियर कॉन्फिडेंस से आंसर आया। तो ऐसी सिचुएशन में मैथ्स यूज होती थी, लेकिन पहली बार हमसे कोई उम्मीद कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन में कुछ नंबर्स एसोसिएट किए जाएं, बताए जाएं, जिसमें आउटकम का आने का चांस हमें पता नहीं है या आउटकम अनसर्टेन है। ठीक है, तो बड़ा चैलेंजिंग लगा इनको, इन्होंने नई सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह लिया। और इनके एक साथी मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था फॉर्मेट, तो फॉर्मेट को इन्होंने लेटर लिखे, तो वापस फॉर्मेट ने जवाब दिया लेटर लिख के। उस समय भाई ईमेल नहीं होता था, लेटर्स का आदान प्रदान हुआ करता था। तो ये जो लेटर्स फॉर्मेट और पास्कल के बीच में एक्सचेंज हुए, इसी को प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लिटरेचर कहा जाता है। और फिर तो आगे भी कई मैथमेटिशियंस ने वर्क किया, ठीक है ना, जैसे डी मोइवरे, बर्नौली, ठीक है ना, इनका नाम भी प्रोबेबिलिटी के डेवलपमेंट में काफ़ी जोर शोर से लिया जाता है। खैर इस कहानी को थोड़ा देख लीजिए तो और थोड़ा इन्जॉय करेंगे आप लोग। ये देखिए कहानी पूरी देख लीजिए। ये पास्कल साहब से मिल लीजिए भाई, मैंने जिनकी बात की थी, इन्हीं को लेटर भेजा था उन्होंने। और पास्कल ने लेटर भेजा अपने फ्रेंड फॉर्मेट को, तो फॉर्मेट FERMAT, फॉर्मेट साहब से भी मिल लीजिए। पास्कल और फॉर्मेट ने जो आपस में डिस्कशंस किए, जो लेटर्स एक्सचेंज किए, उसी को प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लिटरेचर कहा जाता है। और उसके बाद तो कई मैथमेटिशियंस ने काम किया, जैसे बर्नौली, डी मोइवरे, फिशर एंड मैनी अदर्स। ये देखिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये देखिए समरी इस पूरे शॉर्ट मूवी के सामने है, ये आप लिख सकते हो। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएंगे इन मैथमेटिशियंस के नाम, बस आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, तो रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बाद ये हम लोग कुछ और आगे डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात ये बता दूं कि भाई चूंकि गैम्बलिंग से शुरुआत हुई थी, इसलिए अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको जो मिलेंगी प्रोबेबिलिटी की, वो डाई और कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, उनसे, उन टूल्स से रिलेटेड मिलेंगी जो कि गैम्बलिंग में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो गैम्बलिंग के ही काम आनी। कुछ लोग मुझे शिकायत भरी नज़रों से देख रहे हैं कि भाई सर हमें क्यों पढ़ा रहे हो प्रोबेबिलिटी, हमें तो मतलब भी नहीं गैम्बलिंग से, हम तो ज़िंदगी में कभी जुआ नहीं खेलेंगे। अरे भाई, गैम्बलिंग से इस टॉपिक का ओरिजिन जरूर हुआ था, लेकिन आज की डेट में ये टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत वैरायटी के फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। तो भाई कुछ भी कॉन्सेप्ट डेवलप करने से पहले हम जरा जान लें कि कहाँ कहाँ प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स आज की डेट में यूज़ किए जा रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन अवर डेली लाइफ, ये हेडिंग अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, और इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन अवर डेली लाइफ। फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए, नंबर 1 रेन फोरकास्ट। आप लोग देखिए ये लिखते रहिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वो लिखते रहिए, पिक्चर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पिक्चर मैंने बस इलस्ट्रेशन और समझाने के लिए दी है आपको, ठीक है। तो देखिए ऐसा रेन फोरकास्ट टीवी पे अक्सर देखा होगा कि इस दिन रेन होने का चांस 40% है, फिर 50% है, देन 60%, 60%, करेक्ट। अच्छा, ये जो 60% है, इसी को एक दूसरी भाषा में प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं 60/100। 60/100 यानी कि 3/5, प्रोबेबिलिटी इज 3/5, या डेली लाइफ में बोलते हैं चांस 60% है, लेकिन हैं दोनों ये एक ही बात। चांस का 60% होना, प्रोबेबिलिटी का 3/5 होना, या 3/5 को 0.6 भी बोल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी कोई पूछेगा रेन होने की, आप बोलोगे 3/5 या 0.6, चांस 60%, करेक्ट, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन। ये देखिए LIC का एक एडवर्टीजमेंट मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, कैसे शांति गारंटीड और ये और वो। देखिए मैं जरा इंश्योरेंस का किस्सा आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा कम आइडिया होगा क्योंकि अभी तक तो इंश्योरेंस नहीं कराया होगा। सपोज करिए मैंने और आपने सोचा कि चलो LIC ऑफिस चलते हैं और हम दोनों अपना अपना इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। पहुँचे हम लोग LIC ऑफिस पहुँचे और ऑफिसर से मिले कि भाई हम दोनों को इंश्योरेंस कराना है। तो ऑफिसर ने कहा कि भाई ठीक है इंश्योरेंस हो जाएगा, कितने का? हम दोनों कहा भाई 10-10 लाख का, यानी कुछ भी हो जाता है हमारी लाइफ को तो हमारी फैमिली को 10 लाख रुपीज़ मिलने चाहिए। तो ऑफिसर साहब ने बताया इसके लिए आपको 40 साल तक प्रीमियम देना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा बताइए। तो उन्होंने अपना कंप्यूटर से कुछ कैलकुलेशन किया और आपको बताया कि भाई आपको जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो साल का 10,000 रुपये देना होगा। और मैंने कहा भाई मुझे कितना देना होगा, तो बोले आपको 40,000 पर एनम देना होगा। अब तो मैं एकदम गुस्से में आ गया कि भाई ये क्या बात हुई, 40,000 क्यों देना होगा मुझे, इनको तो 10,000 इनसे ले रहे हो, मुझे 40,000 और इंश्योरेंस दोनों का 10 लाख का कर रहे हो। तो भाई जो ऑफिसर साहब थे, LIC के जो ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बिठाया, ठंडा पानी पिलाया और समझाया कि बोले भाई सर ऐसा है कि भाई देखिए आपकी उम्र 50 से ऊपर तो हो ही गई है, 40 साल प्रीमियम देना है। अच्छा 40 साल प्रीमियम के बीच में अगर आपको कुछ हो गया, आप दुनिया से निकल लिए, तो हमें तो पूरा 10 लाख देना पड़ेगा। अच्छा 50 के ऊपर आप हो ही चुके हो, 50 + 40 90, 90 से पहले आप ऊपर निकल लोगे, इसका चांस तो बहुत हाई है। और ये बच्चा देखो, ये तो अभी बेचारा 16 साल का है, ये 16 + 40 56 ईयर्स तक तो ये आराम से किस्तें भरेगा, तो ये तो 10,000 रुपये देता ही रहेगा। और आपका भरोसा नहीं, आप 10 साल 15 साल 20 साल कब निकल लो, ठीक है। तो आपका भाई किस्तें पूरी दे पाने का चांस बहुत कम है, इसलिए आपको जो इंस्टॉलमेंट देना होगा, किस्त देनी होगी एक साल में, वो ज़्यादा अमाउंट की देनी होगी और इनको कम अमाउंट की देनी होगी। अब देखिए यहाँ पर भी चांस की बात आ गई ना, उन्होंने कंप्यूटर में मेरी एज फीड की होगी, मेरी मेडिकल हिस्ट्री, मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो मैं लेके गया था वो सब फीड की होंगी, और तब कंप्यूटर ने चांसेस को कैलकुलेट करके ही तो ये प्रीमियम बताया होगा ना, 10,000 40,000, ऐसे रैंडमली थोड़ी कुछ भी कह दिया। रैंडमली कहने पे तो ऐसे क्या है कि आपका चांस कम है तो कह दिया भैया 1 रुपये साल का प्रीमियम देना है, और मुझसे कह दिया 1 लाख रुपये देना है, ये नहीं, एग्जैक्ट नंबर्स पे आना है हमें, 10,000 और 40,000। अब ऐसे ही सपोज करिए एक मुझसे भी ज़्यादा बुजुर्ग कोई पर्सन है, 90 साल के हैं, ठीक है ना, वो बेचारे गए गिरते पड़ते, बहुत सारी बीमारियों के शिकार हैं, बैठे किसी तरह, बोले भैया इंश्योरेंस कर दो हमारा। अरे ऑफिसर उन्हें देखते ही मना कर देंगे, भैया आपका इंश्योरेंस ना कर पाएंगे। पता चला 1 ही साल का प्रीमियम दिया, उसके बाद ऊपर निकल लिया और सारा 10 लाख रुपए आपको देने पड़ जाएंगे ना। मान लीजिए वो पीछे पड़ ही गए कि भाई हमें तो इंश्योरेंस कराना ही कराना है, तो हो सकता है उनको इंस्टॉलमेंट बता दिया जाए 5 लाख रुपए 1 साल का, या 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए 1 साल का, पता कोई भरोसा नहीं कितना ज़्यादा इंस्टॉलमेंट बता दिया जाए। तो आप देख रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम डिसाइड करने में ये प्रोबेबिलिटी का, चांसेस का यूज़ किया जाता है। खैर ये किस्से कहानी तो मैंने ऐसे ही मनोरंजन के लिए आपको बता दिए, आपको तो बस इतना लिखना है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट का नाम आपने सुना होगा कि जिसमें लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। जैसे आपने सोचा कि भाई मैं शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, आपकी जॉब लग गई, आपको पहली सैलरी मिली, तो आपने सोचा कि कुछ परसेंटेज इसमें से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए। तो अब शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो भाई आप उसी कंपनी में तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट, उसी कंपनी के तो शेयर्स तो लेना चाहोगे ना जिसका आगे प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखिए यही मज़ेदार खेल होता है कि हमें 100% कॉन्फिडेंस नहीं पता कि कौन सी कंपनी आगे चल के ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, लेकिन फिर भी हम गेसेस करते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, उस कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और एक अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इसका चांस काफ़ी हाई है कि आगे प्रॉफिट्स इसके बढ़ेंगे, तो इसके शेयर के वैल्यू भी बढ़ेगी, तो चलो भाई इसका शेयर मैं परचेज करता हूँ ताकि जब इसकी वैल्यू बढ़े तो मुझे फ़ायदा हो बेचने पर उसे, ठीक है। ये देखिए इसी सब काम को मैनेज करने के लिए मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बिल्डिंग का साइज़ देख के ही आपको पता चल रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसमें खूब सारे कंप्यूटर्स लगे रहते हैं और पूरे इंडिया भर के जो शेयर्स लोग परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसका सारा हिसाब किताब यहाँ पर रखा जाता है। इसी तरीके से एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है, BSE। ये 2 मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे इंडिया भर की कंपनीज के शेयर्स को खरीदने का और बेचने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्लेटफॉर्म देती हैं सभी लोगों को, ठीक है। चलिए 4 देखें, गेसिंग द आउटकम ऑफ ए स्पोर्ट्स मैच। अरे ये तो आपकी फेवरेट सिचुएशन आ गई, वही मैंने बताया था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले प्रेडिक्ट करना। नेक्स्ट देखें, गेसिंग द चांसेस ऑफ ए सेल टू ए क्लाइंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे सपोज करिए आपने आगे चल के इंजीनियरिंग किया और फिर MBA भी कर लिया IIM से और आपने एक कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो सपोज करिए माइक्रोसॉफ्ट के सेल्स डिपार्टमेंट में आप पहुंचे। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, अपने सॉफ्टवेयर्स नए नए डेवलप करता है और वो डिफरेंट क्लाइंट्स को अप्रोच करता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है और इसको आप प्लीज़ इसका लाइसेंस ले लीजिए और इसका ये फीचर्स हैं, ये इसकी कॉस्ट है। तो आपको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप डिफरेंट क्लाइंट से मिलके आप उसको सेल करने की कोशिश करोगे और आपका जो सैलरी है, आपका जो प्रमोशन है, वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा क्लाइंट्स को आपने उनका सॉफ्टवेयर सेल करने में हेल्प किया माइक्रोसॉफ्ट को, ठीक है। तो आप बेसिकली
किस क्लाइंट को ज़्यादा परसू करना चाहोगे। आपका टाइम भी वैल्यूएबल है, दिन में आप 10 घंटे काम करोगे, तो 10 आवर्स काम अगर कर रहे हो तो आप सोचना चाहो, मतलब ये तो देखना चाहोगे ना कि आपके टाइम का बेस्ट इस्तेमाल हो। तो आप उस क्लाइंट को ज़्यादा टाइम देना चाहोगे जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का वो सॉफ्टवेयर सेल होने का चांस हायर है, और जहाँ पर चांस कम है वहाँ पर आप कम टाइम देना चाहोगे। और ये चांस कई बातों पे डिपेंड करता है। जैसे आपको पता चला आपके क्लाइंट की कंपनी का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, तो आप वहाँ पर नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि बेचारा वैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस में होगा, वो माइक्रोसॉफ्ट को नया सॉफ्टवेयर क्या लगाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आपको पता चला कि कोई अपनी कंपनी को एक्सपैंड कर रहा है, वो पूरे इंडिया में 10 नए ऑफिसेज खोल रहा है, तो आपको तुरंत आइडिया लगेगा कि अरे उसे बहुत अच्छे लेवल के सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो 10 ऑफिसेज के काम को आपस में इंटरकनेक्टेड ढंग से मैनेज करे। तो ऐसे क्लाइंट को आप ज़्यादा परसू करना चाहोगे, ठीक है, क्लियर होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लीजिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स बताए थे जिसमें आउटकम अनसर्टेन होता है, जिसमें आप शर्त लगा सकते हो, उनमें उनको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन जरा फॉर्मल डेफिनेशन ध्यान से देखें, एन एक्शन और ऑपरेशन विच में रिजल्ट इन 2 और मोर वेल डिफाइंड आउटकम्स। ये बात जरूरी है कि देखिए एक्चुअल आउटकम क्या आएगा ये अनसर्टेन हो, ये तो चलेगा, इनफैक्ट चलेगा क्या, ऐसे ही तो हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ ही रहे हैं इस टॉपिक में, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं सपोज करिए एक डाई थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, डाई तो लूडो में थ्रो की होगी ना आपने, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें 1 आने का क्या चांस है। तो आपने पूछा कि भाई डाई पर नंबर्स कौन कौन से लिखे हुए हैं। नॉर्मल डाई तो 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मल डाई है, इस पर कुछ अजीब टाइप के नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आप मुझसे पूछोगे नंबर्स क्या क्या लिखे हुए हैं, तो मैं आपसे कहूँगा नहीं नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा नंबर क्या क्या लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बताओ 1 आने का क्या चांस। अरे आप नहीं बता सकते, क्योंकि जब मैं आपको ये तक नहीं बता रहा हूँ कि 1 उस पर लिखा भी है कहीं या नहीं लिखा है, तो नहीं बताया जा सकता। यानी शॉर्ट में रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उन एक्सपेरिमेंट्स को कहेंगे, यानी उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की हम स्टडी इस चैप्टर में करेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर बार एक्सपेरिमेंट करने पर क्या आउटकम आएगा ये तो अनसर्टेन हो, लेकिन क्या क्या आ सकता है ये अनसर्टेन ना हो। ये तो हमें पता ही है हो कि क्या क्या आ सकता है, तभी हम कर सकते हैं। तो वही 2 और मोर वेल डिफाइंड आउटकम्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट आउटकम इन एडवांस। ये तो क्लियर हो ही चुका है। अच्छा, एग्जांपल क्या है, टॉसिंग ए कॉइन एंड थ्रोइंग ए डाई, मैंने अभी एग्जांपल दिया। अच्छा, टॉसिंग ए कॉइन में एक बार जो सिक्का उछालने का मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था, उसको ट्रायल भी बोलते हैं, वन पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये जो ट्रायल है हम थ्रोइंग ऑफ डाई का भी देखना चाहेंगे, थ्रोइंग ऑफ डाई का, चलिए देखते हैं। ये डाई थ्रो करने का भी थोड़ा आनंद ले लेते हैं। वैसे तो आपने बहुत थ्रो की हुई है। ये देखिए ये डाई है, देखते हैं क्या आता है। 6 आ गया, पहली बार में देखिए 6 आ गया, और ये आउटकम लिख लिया गया। नेक्स्ट आउटकम 3 को लिख लिया गया, 4 लिख लिया, ठीक है ना। तो आप देखिए, आपने देखा कि हमने कितने ट्रायल्स कर लिए इस रैंडम डाई को उछालना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कितने ट्रायल्स किए यहाँ पर? 3 ट्रायल्स किए। फर्स्ट ट्रायल में आउटकम आया 6, सेकेंड ट्रायल में आउटकम आया 3, और फोर्थ में आउटकम आया 4 आया था ना। देखते हैं, ये देखिए 6 3 एंड 4, 6 3 एंड 4, वेरी गुड, करेक्ट। अच्छा, एक वर्चुअल डाई भी होती है। कई बार क्या होता है, फिजिकल डाई को ना यूज करके लोग अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पे वर्चुअल डाई स्टोर रखते हैं। वर्चुअल डाई देखिए कैसे काम करते हैं, ये ऐसे फ्लिप होता रहता है। अच्छा, जब आप चाहते हो कि इसका आउटकम देखें तो बस इसमें पॉज को प्रेस करना होता है। 3 आउटकम आ गया भाई, फिर नेक्स्ट थ्रो करना है, थ्रो हो रहा है भाई, ये थ्रो हो रहा है, डाई थ्रो ऊपर जा रही है, उछल रही है, और ये देखिए जब गिरी तो 4 आ गया। नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट आउटकम 4, फिर से 4 आ गया है। चलिए देखते हैं, जब तक 6 ना आए तब तक थ्रो करते हैं। ये आ गया 6, जैसे ही मैंने कहा जब तक 6 ना आए करते तुरंत 6 आ गया, ठीक है। चलिए खैर, तो ये वर्चुअल डाई है जिसमें आप आउटकम जो है वो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर इजीली ला सकते हो। कुछ और डेफिनेशन देखिए, मैंने आपको सैंपल स्पेस बताया था कि जितने पॉसिबल आउटकम्स हो उनकी लिस्ट को, उनके कलेक्शन को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस एंड ईच आउटकम इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। जैसे मान लीजिए डाई को हम थ्रो कर रहे हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, डाई को अगर थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4
5 6। वैसे सैंपल स्पेस को सेट के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन अभी आपने सेट पढ़ा नहीं है तो मैं कलेक्शन के फॉर्म में सिंपली लिखूंगा। सेट के फॉर्म में सैंपल स्पेस को प्रॉपरली लिखना आप 11th क्लास में करिएगा, अभी हमारा 10th में 9th में इसी से काम चलेगा। तो देखिए ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया डाई को थ्रो करने पर, और इसमें से एक कोई 2 अगर हम कहें तो ये सैंपल पॉइंट है, 3 को कहें तो सैंपल पॉइंट है। इवेंट देखिए क्या, कलेक्शन ऑफ सम और ऑल आउटकम्स। जैसे मान लीजिए कलेक्शन हम लें 2,3, तो 2,3 एक इवेंट है, तो 2 और 3 में से कोई भी एक आउटकम आ जाएगा तो हम कहेंगे दिस इवेंट हैज अकर्ड, करेक्ट। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि इवेंट है इवन नंबर अकर्स, तो इवन नंबर अकर्स वाला जो इवेंट है वो अकर करेगा अगर डाई पर 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, लेकिन अगर 3 आ गया तो हम कहेंगे द इवेंट इवन नंबर अकर्स हैज नॉट अकर्ड, करेक्ट। देन इक्वली लाइकली इवेंट्स, if events have same chance of occurrence then they are said to be equally likely। ऐसे events जो जिनके अकर करने का चांस इक्वल होते हैं उनको हम इक्वली लाइकली कहते हैं। जैसे डाई के केस में आप देखें, डाई में इवन नंबर का आना, इवन नंबर क्या है 2 4 6, इसका चांस क्या होगा। अच्छा, इसका चांस देखिए आप ऐसे निकाल सकते हो कि टोटल आउटकम 6 हैं और ये इवन नंबर्स कितने हैं 3, तो चांस हो जाएगा 3/6। देखिए एक नंबर एसोसिएट होने लगा 3/6, तो 3/6 चांस है इवन नंबर आने का। और ऑड नंबर्स क्या क्या है 1 3 5, ठीक है। तो ऑड नंबर आने का क्या चांस है 3/6, तो दोनों का ही चांस 3/6 है। तो डाई थ्रो करने पर इवन नंबर आना और ऑड नंबर आना इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। बहुत कायदे से डेफिनेशंस लिख लीजिएगा। इक्वली लाइकली की बात प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छे से होती रहेगी, तब आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, इससे ज़्यादा और डिटेल में नहीं। ये देखिए डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे हम लोग आते हैं। अभी बातों बातों पे डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली, लेकिन फिर भी कायदे से देखिए, इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन इक्वली लाइकली आउटकम्स देन, ये बात इंपॉर्टेंट है इक्वली लाइकली आउटकम्स, कि इक्वली लाइकली आउटकम्स होने जरूरी हैं, तब एक इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी दी जाती है पीई। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और न्यूमरेटर में है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, करेक्ट। अभी हमने देखा जब मैंने आपसे पूछा था कि इवन नंबर आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो नीचे आपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दिया था यानी कि 6, और ऊपर आपने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 3 लिखा था, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को और फील करने के लिए ये प्रोबेबिलिटी लाइन समझ लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डाई अगर थ्रो करा तो इवन नंबर आएगा और ऑड नंबर आएगा, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये इवन नंबर का आना और ऑड नंबर का आना हम कहते हैं इवन चांस है। इवन चांस मतलब बराबर चांस है, इवन आना ऑड आना दोनों के बराबर चांस है। अच्छा, मैं मान लीजिए कहूँ कि इस पे नंबर जो है वो 2 आ जाए, तो ये काफ़ी अनलाइकली है। अनलाइकली मतलब कि काफ़ी कम चांस है इसका, कितना 1/6 ही तो है। अच्छा, कोई इवेंट इम्पॉसिबल भी हो सकता है क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, लेकिन मैं मुझे 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे 0, उसके अकर करने का कोई चांस नहीं है, तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। एक और इम्पॉसिबल इवेंट कि ये इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि भाई कल सूरज जब निकलेगा तो वो वेस्ट से निकलेगा। अरे इस बात की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। सूरज जो है, सन कैनॉट राइज फ्रॉम वेस्ट, सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम ईस्ट, करेक्ट। तो भाई इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और सर्टेन तो जैसे मैंने बता दिया, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट इज ए सर्टेन इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सर्टेन इवेंट का एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, डाई के टर्म्स में ही अगर कहूँ तो सम इज लेस देन 7, सॉरी डाई पर जो आउटकम होगा वो लेस देन 7 होगा। ये मैंने मान लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, तो आप कहेंगे अरे आउटकम लेस देन 7 तो होना ही होना है, 6 होगा या 5 होगा या 4 होगा या 3 होगा या 2 होगा, कुछ भी होगा, 7 से तो छोटा ही होगा। और अगर मैं कहूँ कि डाई पर आउटकम जो है लेस देन और इक्वल टू 5 होगा, तो इस बात का देखिए चांस काफ़ी हाई है, क्योंकि 5 आ जाए तो ये इवेंट अकर कर जाएगा, 4 आ जाए तो ये इवेंट अकर कर जाएगा, 3 आ जाए तो ये इवेंट अकर कर जाएगा। काफ़ी यानी न्यूमेरिकल टर्म्स में बोले तो 1 2 3 4 5 फेवरेबल आउटकम्स हैं इस इवेंट के, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 5/6, तो काफ़ी हाई चांस है। तो आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी लाइन में यहाँ पर इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और बाकी सभी की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है।
इस नॉलेज की मदद से आप ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिसमें देखिए पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज, श्योर इवेंट मतलब जिसकी जो 100% सर्टेन है होना, कितनी होगी? 1। पूरा नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, अभी मैंने बताया 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अदर देन श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ए, इसको जरा समझिए, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी 2,3 अकर, तो आप आराम से बोलोगे 2/6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी 2,3 डोंट अकर, डोंट अकर, ये क्या बोलोगे? 2,3 ना अकर करे, इसका मतलब क्या क्या कर सकता है? 1 या 4 या 5 या 6, तो ये बोलोगे 4/6, 4/6, करेक्ट। तो अब आप ध्यान से देखिए, 2,3 अकर करे उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 है, 2,3 ना अकर करे इसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा भाई? 2/6 प्लस 4/6 इज इक्वल टू 1। यही बात यहाँ पूछी जा रही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, इन दोनों को सम करेंगे तो हमेशा ये सम 1 आएगा। इसका ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा, तभी पूरी तरह बात समझ में आएगी। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जैसे डाई को थ्रो करा तो क्या क्या आउटकम्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, हर एक का आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 6 आउटकम्स हैं, इन सबको अगर ऐड करोगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 6 टाइम्स क्या हो जाएगा? 1। यही बात यहाँ पूछी जा रही है कि अगर हम सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो सम क्या होगा। कॉइन के केस में देख लीजिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि टोटल आउटकम्स नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, फेवरेबल 1, तो 1/2 प्लस 1/2 इज 1। दिस इज ऑलवेज 1। ये लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ए ऑप्शन में लिखा 1/3, 1/3 हो सकता है, मैंने बताया किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 और 1 भी हो सकती है, वो केसेस भी डिस्कस किए। 0.1 ये भी ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट में भी प्रोबेबिलिटी बोली जाती है कई बार, कि प्रोबेबिलिटी जो है जैसे हेड आने की 1/2 बोलो या 0.5 बोल दो, एक ही बात है। 3%, परसेंटेज में भी प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है, हालांकि ये डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये तरीका। मैथ्स के प्रॉब्लम में आंसर परसेंटेज के फॉर्म में बहुत रेयरली लिखा जाता है, लेकिन फिर भी बोलना गलत नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी देखिए 17/16, अरे ये नहीं हो सकती। 17/16 इज a number which is bigger than 1. Probability cannot be, probability of any event cannot be bigger than 1. करेक्ट? तो भाई ये आंसर पॉसिबल नहीं है। अरे ये मैंने क्रॉस क्या कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी, उसी की तो तलाश थी मुझे, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसको मुझे टिक करना चाहिए। दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज 17/16 कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो स्टूडेंट्स, आज के इस इंट्रोडक्टरी एपिसोड में इतना ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड से बहुत एक्साइटिंग प्रॉब्लम शुरू होने वाली हैं। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, बाय।